नमस्कार, वी द इंडियंस में आपका स्वागत है। चुनाव आयोग के वेबसाइट के द्वारा अब तक यही पता चल पाया है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने की पूरी संभावना है, जबकि झारखंड में इंडिया गठबंधन का सरकार बनने की पूरी संभावना है। महाराष्ट्र एक समृद्ध राज्य माना जाता है और वहाँ के लोग काफ़ी पढ़े लिखे और काफ़ी बुद्धिमान माने जाते हैं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाए और वही बटेंगे और कटेंगे के नारे के बीच फंस करके और ध्रुवीकरण के बीच और पोलराइजेशन के बीच फंस करके फिर से मैंडेट अपने एनडीए के पक्ष में दे दिया है। करीब करीब महाराष्ट्र का जो इलेक्शन कमीशन के जो वेबसाइट है उसके अनुसार अभी तक के भारतीय जनता पार्टी 129 सीट पर आगे चल रही है और शिंदे गुट का जो शिवसेना है वो 55 सीट पर आगे चल रही है। अजीत पवार गुट का जो एनसीपी है वो 40 सीट पर आगे चल रही है। उद्धव गुट का जो शिवसेना है वो 20 सीट पर आगे चल रही है। कांग्रेस 19 सीट पर आगे चल रही है और बाकी एनसीपी जो शरद पवार की है वो 12 सीट पर आगे चल रही है। 3 सीट पर एआईएमआईएम जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है वो आगे चल रही है और 10 सीट अदर्स के बारे में इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट दिखा रही है। इस हिसाब से पता चलता है कि जिस तरह से नैरेटिव सेट किया गया एनडीए के नेताओं के द्वारा, जिस तरह से पैसे बांटे गए महाराष्ट्र के इलेक्शन में, उसका पूरा फ़ायदा एनडीए गठबंधन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी महाराष्ट्र में जब लोकसभा का इलेक्शन हुई थी 2024 में, तो इसी महाराष्ट्र के करीब 28 में से 9 सीट भारतीय जनता पार्टी और उसके अलाई एनडीए अलायंस जीत पाई थी। लेकिन इन 3-4 महीनों में ऐसा क्या बदला, या इस महायुति और महाविकास अखाड़ी के जो नेता हैं वो उन्होंने इस तरह से क्या अपना बदलाव किया महाराष्ट्र में, जिसके वजह से महाविकास अखाड़ी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है इस इलेक्शन में। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए कम से कम विधानसभा में 145 की बहुमत होना जरूरी है। 145 की बहुमत होने के बाद ही कोई पार्टी या कोई गठबंधन महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए अपने दावा राज्यपाल के पास पेश कर सकते हैं। इस हिसाब से अगर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट के जो लीडिंग, अभी तक के कोई सीट फाइनल नहीं हो पाया है, किसी भी सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हो पाई है जीत की, लेकिन अभी जो लीडिंग का जो आंकड़ा आ रहा है जिस हिसाब से इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर, उस हिसाब से आपको हम बता दें कि जो महाविकास अखाड़ी है जिसके अंदर उद्धव गुट का शिवसेना, नेशनल कांग्रेस और शरद पवार का जो एनसीपी है, ये तीनों मिलाकर के अगर सीटों को जोड़ दिया जाए तो भी आपका 50 से 60 सीट, 70 सीट से ज़्यादा इनकी संख्या नहीं हो पा रही है विधायकों की। इससे साफ पता चलता है कि महाराष्ट्र में महाविकास अखाड़ी की पूरी तरह से सपूड़ा साफ हो गया है और वहाँ पर कोई चांस नहीं है अब कि महाविकास अखाड़ी वहाँ पर लीड कर सकती है, वहाँ पर सरकार बनाने की दिशा में कोई काम कर सकती है। अभी तक के जो एनडीए गठबंधन के जो लीड्स नज़र आ रहे हैं, लीडिंग जो कैंडिडेट नज़र आ रहे हैं, उस हिसाब से करीब करीब 200 के आसपास में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि बहुमत के लिए 145 का आंकड़ा ही काफ़ी है। इस हिसाब से पता चलता है कि महाराष्ट्र में पूरी तरह से एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। क्योंकि हम लाइव चैनल नहीं है, इसलिए कुछ आंकड़े आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि अभी गिनती चल ही रही है। कुछ 10 सीटें, 5 सीटें, 2 सीटें, 4 सीटें इधर उधर हो सकती है, लेकिन काफ़ी हद तक की तस्वीरें साफ हो चुकी है कि अब महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने जा रही है। और इस सरकार बनने के बाद ही ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि अब महाराष्ट्र का सीएम, मुख्यमंत्री कौन होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन करके उभरी है महाराष्ट्र में, उस हिसाब से जो देवेंद्र फडणवीस हैं, जो
इस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उससे पहले वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो दावा अपना करेंगे कि मुख्यमंत्री का पद जो है वो बीजेपी के पास रहे। लेकिन उससे अलग एकनाथ शिंदे जो अभी तक के मुख्यमंत्री रहे थे, जो महाविकास अघाड़ी से विधायकों को तोड़ने के बाद एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे, उनका भी दावा रहेगा इस मुख्यमंत्री पद पर। और वो भी ये देखने की दिलचस्प बात होगी कि इस बहुमत के बाद महाराष्ट्र में क्या हो पाता है। क्या एकनाथ शिंदे दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। दावा तो ये भी चल रहा है और जगह जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि अजीत पवार को भी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जो एनसीपी अजीत पवार का जो गुट है, वो भी, उनके कार्यकर्ता भी पूरे मुंबई शहर में और महाराष्ट्र में लगातार अजीत पवार को सीएम फेस की तरह प्रोजेक्ट कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि सीएम फेस और सीएम अजीत पवार को बनाया जाएगा। इसमें भी अभी दिलचस्प का मोड़ आना बाकी है। इस महाराष्ट्र चुनाव में महाविकास अघाड़ी के हार के मुख्य कारण में एक कारण ये भी है कि महाविकास अघाड़ी के नेताओं के अंदर अंतरकलह भी देखी गई। जिस तरह से नेता नाना पटोले, संजय राउत और महाविकास अघाड़ी का और भी नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे और वहाँ पर कंप्लीट अपने स्ट्रेटजी में पूरी तरह से महाविकास अघाड़ी के नेता फेल दिखाई दे रहे थे। जिस तरह से विदर्भ, जो महाराष्ट्र का जो इलाका है, वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता था और लगातार वहाँ से बहुत ज़्यादा संख्या में कांग्रेस सीटें जीतती रही है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं। इस बार लगातार वहाँ पर जो आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो बीजेपी का एक मेन पॉलिटिकल जो संगठन है, वो संगठन लगातार महाराष्ट्र में काम कर रहा था। लोगों को घर घर जा करके वोटरों को लगातार महायुति के तरफ वोट करने के लिए लगातार समझा रहा था, क्योंकि उसका संगठन मजबूत है। और इस बात को जो महाविकास अघाड़ी के जो नेता है, वे इस बात को ध्यान में नहीं रख पाए। इसीलिए ये वजह रही कि विदर्भ की जितनी सीटें थी वहाँ पर से कांग्रेस लगभग समाप्त होती दिखाई दे रही है। झारखंड की 80 सीटों की विधानसभा में अब जो इंडिया गठबंधन है वो सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। अब तक के इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार झारखंड मुक्ति मोर्चा 34 सीटों पर लीडिंग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अभी 20 सीट पर लीडिंग कर रही है, जबकि कांग्रेस 17 सीट पर लीड कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल, जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, वो 5 सीट पर लीडिंग कर रही है और CPI-ML 2 सीट पर लीड कर रही है और एक अन्य लोग हैं, अन्य पार्टी है, वो लीड कर रही है। इस हिसाब से देखें तो झारखंड में इंडिया गठबंधन का जो सीटें हैं वो करीब 55 से 60 के बीच पहुंच गई है, जो बहुमत के आंकड़ा के लिए काफ़ी है। झारखंड 80 विधानसभा की सीट है, जिसमें से 40-41 सीट के आसपास बहुमत का आंकड़ा है और जो इंडिया गठबंधन पूरी तरह से पार करती हुई दिखाई दे रही है और इंडिया गठबंधन अभी सरकार बनाने की पूरी संभावना है झारखंड में। लेकिन आपने देखा होगा खेल कैसे बदलते रहते हैं। अभी इसकी कोई भरोसा नहीं है कि अभी इंडिया गठबंधन लीड कर रही है झारखंड में, तो अगले 1-2 घंटे में भी वो लीड कर पाएगी या नहीं। क्योंकि जिस तरह से हम लोग हरियाणा के इलेक्शन को देख रहे थे, उस पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, उस पर वीडियो बना रहे थे, तो हम लोग देख रहे थे जिस तरह से शुरुआती रुझान आई थी जिसमें कांग्रेस को बहुमत दिखाया जा रहा था। लेकिन जैसे दिन ढलते गए, 12-1-2 बजते गए, 3 बजते गए, उसी तरह से कांग्रेस की सीटें घटती गई और अंततः हाल ये हुआ कि कांग्रेस पूरी तरह से सत्ता से बाहर चली गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई हरियाणा में। इसी ट्रेंड को देखते हुए अभी हम लोग ये कह पाने में पूरी तरह से असहमत हैं कि झारखंड में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। हालांकि अभी जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है, जिस तरह से लीडिंग दिखाई जा रही है इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर, उस हिसाब से अभी इंडिया गठबंधन पूरी तरह से झारखंड में लीड कर रही है और हेमंत सोरेन की सरकार बनने जा रही है। झारखंड के लोगों का लिटरेसी रेट जो है वो महाराष्ट्र के लोगों से बहुत काफ़ी कम है। यानी कि झारखंड के लोग हैं वो महाराष्ट्र के लोगों से काफ़ी कम पढ़े लिखे माने जाते हैं या हैं भी।
लेकिन जिस तरह से हिंदू मुसलमान और बांटने की पॉलिटिक्स जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा झारखंड इलेक्शन में कैंपेन किया गया, लोगों को बरगलाया गया, बताया गया, उसको पूरी तरह से हिंदू मुसलमान के नैरेटिव को झारखंड के जनता ने और ख़ास करके आदिवासी जनता ने, वहाँ के मूल निवासी जनता ने पूरी तरह से तोड़ दिया है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से कैंपेन के दौरान असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जिस तरह से भाषण दे रहे थे, वहाँ पर घुसपैठियों को के बारे में बात किया जाता है कि बांग्लादेशी घुसपैठी आकर के झारखंड में रह रहे हैं, इनको भगाएंगे। ये सारे नैरेटिव को झारखंड के जनता ने पूरी तरह से तोड़ने का काम किया और पूरी तरह से उसको सफाया हो गया।